हेलो एवरीवन। आप जानते हैं कि यूपीएससी एग्जाम को क्रैक करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो होती है रिवीजन। एंड दैट्स व्हाई दीज मैराथन सेशंस आर मेड। और आप लोगों ने भी काफ़ी डिमांड करी थी कि वीकली और मंथली बेसिस पे मैराथन सेशंस बनने चाहिए, और इसी वजह से ये मैराथन सेशंस हम करने वाले हैं। और मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि ये मैराथन सेशंस में क्वेश्चंस आपने किए हैं पहले, लेकिन यहाँ पर क्योंकि आप ये रिवीजन बेसिस पे कर रहे हैं, तो मेरे क्वेश्चन बोलने के बाद आप आंसर को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करिएगा, एनालिसिस करने के बाद आंसर को बताने की कोशिश करिएगा। और एक बार जब वो क्वेश्चन हो जाता है उसके बाद एक्सप्लेनेशन को ध्यान से सुनिएगा, ताकि आपकी रिवीजन हो सके। आप खुद भी कोशिश कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में जितनी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आप रिकॉल करके लिख पाएँ। फॉर एग्जांपल, अगर कोई क्वेश्चन पूछा गया है जो कि एक मान लीजिए सतत स्कीम को लेकर एक क्वेश्चन पूछा गया, तो सतत को लेकर जितनी भी चीज़ें आपके ध्यान में आती हैं उसे आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो जाए। और ये जो रिवीजन सेशन आप कर रहे हैं, जो टाइम अपना यहाँ पर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो पूरे तरीके से आपका यूटिलाइज हो पाए, और एग्जाम के अंदर कोई भी चीज़ इन क्वेश्चंस में से जो पूछी जाएगी वो आपकी बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए। तो ये क्वेश्चंस आपको हेल्प करेंगे प्रीलिम्स के अंदर करंट अफेयर्स के पोर्शन को अच्छे से कम करने के लिए। एट द सेम टाइम, क्योंकि यहाँ पे इकोनॉमिक्स एंड दूसरी चीज़ें भी जो हैं, दूसरे सब्जेक्ट्स भी जो हैं, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, वो भी करंट अफेयर्स में से पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चंस भी यहाँ पर कवर किए गए। सो इन क्वेश्चंस को करें, रिवाइज करें इनको, और उसके बाद कमेंट सेक्शन में जितनी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें रिकॉल करेंगे उतना मैराथन सेशंस आपको हेल्प करने वाले हैं। सो ऑल द बेस्ट। ये आपका जो मैराथन सेशंस है वो शुरू हो रहे हैं, और उसे अच्छे से प्रैक्टिस करिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। करंट अफेयर्स की सीरीज के अंदर 18 अक्टूबर पे पहुंच चुके हैं और आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे एमसीक्यू के थ्रू। दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज प्रिंस लूथरा, ऑल इंडिया रैंक 577 फ्रॉम यूपीएससी सीएससी 2014 बैच। और आज के जो एरियाज हैं वो देख लेते हैं यहाँ पर जो डिस्कस करने वाले हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स को लेकर 2 क्वेश्चन रहने वाले हैं, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के बारे में जानेंगे, वेस्ट बंगाल पंजाब को लेकर एक क्वेश्चन रहेगा, कपिला कैंपेन के बारे में जानेंगे, क्रिस्प एम टूल क्या है, एंडोसल्फान को लेकर एक क्वेश्चन रहेगा, पीएम गति शक्ति इसके बारे में भी एक एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। कन्विंग डेक्लेरेशन को डिस्कस करते हुए फाइनल हमारा जो क्वेश्चन होगा वो सीका के ऊपर होने वाला है। द फर्स्ट क्वेश्चन टॉक्स अबाउट ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 पूछा है। इंडिया की जो पोजीशन है इसके अंदर 101st पोजीशन के ऊपर हम इसमें आए हैं। इट इज पब्लिश्ड बाय वेल हंगर लाइफ। और थर्ड स्टेटमेंट, द पोजीशन ऑफ इंडिया हैज इंप्रूव्ड। अगर हम पिछले साल से कंपेयर करें हमारी जो पोजीशन है वो यहां पर इंप्रूव हुई है। तो 10 सेकंड का टाइम मैं शुरू कर देता हूं आपका, सोचिए इसके बारे में, फिर करते हैं डिस्कशन इसको लेकर। इस साल इंडिया का रैंक क्या रहा है, अगले साल जो है क्या उसमें इंप्रूव कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, पिछले साल क्या था ये आपको सोचना। देखिए इस साल हमारा जो रैंक आया है वो 101st है, ठीक है। टोटल यहां पर कंट्रीज कितनी थी, 116 कंट्रीज में से 101st हमारा रैंक आया है, जो कि पिछले साल के कंपैरिजन में अच्छा नहीं है, बिकॉज लास्ट ईयर वी रैंक्ड एट 94th। रैंक जितना नीचे उतना बेहतर। तो यहाँ पे इंडिया की पोजीशन 101st है, और इंडिया की पोजीशन क्या इंप्रूव हुई है? नहीं, इंप्रूव नहीं हुई है, रादर डेटीरियरेट हुई है। तो यहाँ पर थर्ड तो किसी भी तरीके से सही नहीं हो सकता, तो बचा हुआ ऑप्शन क्या होगा? ए विल बी द करेक्ट आंसर। दिस इज द पावर ऑफ एलिमिनेशन। अगर आपको पता है कि इंडिया की पोजीशन इंप्रूव नहीं हुई है, आप सीधा आंसर पे पहुंच सकते थे। देखिए अब यहां पे इसको लेकर आया गया है वेल हंगर लाइफ के द्वारा। देखिए वैसे नाम जो है इसका इस तरीके से है, ठीक है, वेल हंगर लाइफ। तो देखने में अगर आप देखेंगे वेल्थ भी लगता है कई बार ये, और ये इसमें बिना स्पेस के अगर आप ऑनलाइन देखेंगे WELTHUNGERHILFE, तो ये जो नाम है मिलता जुलता वेल्थ हंगर लाइफ से, बट प्रोनाउंसिएशन के अंदर ये अलग है। यहां पर बात करी जाए तो यूरोपियन एनजीओ है कंसर्न वाइड वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर आइल्फ, जो कि एक जर्मन बेसिकली वर्ड है जिसका मतलब होता है वर्ल्ड हंगर हेल्प। तो मैं यहाँ पे आपको जो एक्चुअल में इसका नाम है वो भी लिखकर बता देता हूं। सो यहाँ पर देखिए दिस इज द करेक्ट वे ऑफ राइटिंग इट, ठीक है। सो जर्मन अगर आप इसे ट्रांसलेट करेंगे, जर्मन में है ये, तो इसका मतलब निकल के निकलेगा वर्ल्ड वेल्थ हंगर हेल्प, ठीक है। ए विल बी द करेक्ट आंसर हियर, क्योंकि पहली और दूसरी स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाती है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ डेटा जो है वो भी मैंने आपको यहाँ पर दे दिया कि लास्ट ईयर हमारा रैंक क्या था, अभी क्या है, टोटल कंट्रीज कितनी है, किस किस कंट्री ने कैसी कैसी परफॉर्मेंस करी। अगर आप यहाँ पर देखेंगे रैंकिंग्स के अंदर, तो यहाँ पर आपको बेलारूस, बोस्निया, ब्राजील, चिली, चाइना जो है ऊपर दिखाई दे रहे हैं, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडिया जो रैंक है नीचे वाली पोजीशन के ऊपर है। और अगर आप देखेंगे पाकिस्तान जो है 92nd पे है और इंडिया 101st पे, ध्यान रखिएगा। इंडिया का जो रैंक है यहाँ पर आप देख सकते हैं 2016 में 97 हुआ करता था, फिर हमने यहाँ पर इंप्रूव भी किया था। पिछले साल हम 94th पे आए थे, लेकिन अभी दोबारा से परफॉर्मेंस हमारी डेटीरियरेट कर रही है।
probably because of the COVID-19। खैर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि बात कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर और फैक्टर्स इज और आर कंसीडर्ड व्हाइल कैलकुलेटिंग ग्लोबल हंगर इंडेक्स। ग्लोबल हंगर इंडेक्स को कैलकुलेट करने के लिए कौन कौन से फैक्टर्स को कंसीडर किया जाता है? चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड फीटिसाइड, कौन कौन से ऐसे पैरामीटर्स होते हैं जिसके बेसिस पे इसे निकाला जाता है? देखिए, किसी भी रैंक को निकालने के लिए कोई ना कोई चीज़ों को तो आपको काउंट या कंप्यूट करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपका फाइनल यूपीएससी का रिजल्ट आता है, उसके अंदर आपके स्कोर होते हैं पेपर नंबर 1 का, पेपर नंबर 2, पेपर 3, जीएस पेपर 4 का, आपके ऑप्शनल के उसके अंदर स्कोर होते हैं, आपके इंटरव्यू का, ऐसे पेपर का स्कोर होता है। उसके बाद मेरिट लिस्ट जो होती है बनती है, आपका रैंक आपको पता चलता है कि क्या आपने फर्स्ट रैंक किया है, 15th रैंक किया है या 92nd रैंक किया है। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर भी जो इंडेक्स है इसके अंदर हम अलग अलग फैक्टर्स जो हैं उनको कंसीडर करते हैं। इसके अंदर चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्टंटिंग, इन दोनों को कंसीडर किया जाता है, बट चाइल्ड फीटिसाइड जो है उसको नहीं इसमें कंसीडर किया जाता। इसमें बेसिकली 4 फैक्टर्स होते हैं, जिसमें आपका है अंडर नरिशमेंट। अंडर नरिशमेंट को यहां पे कंसीडर किया जाता है रैंक को कैलकुलेट करने के लिए। चाइल्ड वेस्टिंग को किया जाता है, चाइल्ड स्टंटिंग को किया जाता है इसके अंदर कंसीडर, एंड फाइनली चाइल्ड मोर्टेलिटी को किया जाता है। ठीक है, तो ये 4 फैक्टर्स जो हैं वो इसके अंदर लिए जाते हैं। और चाइल्ड मोर्टेलिटी मतलब है द मोर्टेलिटी रेट ऑफ चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5 साल से कम। फीटिसाइड में आपकी एज कितनी होती है बताइए, तभी मैंने फीटिसाइड को यहाँ पे दिया था। जैसे मैंने चाइल्ड मोर्टेलिटी में 5 साल का क्राइटेरिया बताया, चाइल्ड फीटिसाइड के अंदर एज कितनी होती है बताइएगा। चलिए नेक्स्ट डिस्कशन करते हैं। इस क्वेश्चन से आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 जो है बात कर रहा है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 2021 को लेकर। इसकी गाइडलाइंस जो है अभी नोटिफाई करी गई, दोबारा से न्यूज में थी, इसी वजह से क्वेश्चन को डिस्कस किया। इसके अंदर अनमैरिड विमेन को कवर किया जाता है, हो सकता है। देन जेस्टेशनल लिमिट जो है टर्मिनेशन की है वो पहले 20 वीक हुआ करती थी, अब 24 वीक कर दी है। और क्या इसमें माइनर जो हैं उनको भी कवर किया गया? सोचिए, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी 1971 का इसका जो एक्ट था उसमें कुछ बदलाव किए गए और उसे जो विमेन फ्रेंडली है वो बनाया गया है। ठीक है, पहले बहुत ज्यादा एक्सप्लोटेशन हो जाता था ऐसी महिलाओं का, और यहां पर कोशिश करी गई कि उस एक्सप्लोटेशन को काफी हद तक कम किया जा सके। इसमें अनमैरिड विमेन जो है उनको भी कवर किया गया, माइनर को भी कवर किया गया है। और जो जेस्टेशनल लिमिट फॉर टर्मिनेशन होती थी पहले 20 वीक तक होती थी, लेकिन अभी डिसीजन जो है वो 24 वीक तक भी लिया जा सकता है। मतलब जो अबॉर्शन होगा वो 24 वीक्स तक यहां पर किया जा सकता है बिना किसी प्रॉब्लम के। तो डी यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर वैसे मैंने जो 1971 का जो एक्ट था और 2021 का जो एक्ट है उसके बीच में डिफरेंस क्या है वो भी मैंने आपको बता दिया। देखिए, यहाँ पे जेस्टेशनल एज लिमिट पहले 20 वीक की हुआ करती थी, 24 वीक्स कर दिए फॉर द रेप सर्वाइवर्स बियॉन्ड 24 वीक्स फॉर सब्सटेंशियल फीटल एबनॉर्मेलिटीज। ऐसे यहाँ पर जो आपके रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं उनसे कितने ऐसे आरएमपी से परमिशन लेनी पड़ेगी? 20 वीक तक करा रहे तो 1 आरएमपी की जरूरत है, 20 से 24 वीक में करा रहे तो 2 आरएमपी की जरूरत है। मतलब रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर अप्रूवल देंगे, और 24 वीक से बियॉन्ड जाकर अगर अबॉर्शन कराना है तो वहां पे मेडिकल बोर्ड जो है वो बिठाया जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं जो आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर टेबल में आपको ऐड करके एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के तौर पर दिए। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। अभी एक हमारी पैरामिलिट्री फोर्स है जिसका दायरा बढ़ाया गया, जुरिस्डिक्शन जिसकी बढ़ाई गई है पंजाब और वेस्ट बंगाल वाले रीजन के अंदर। नाउ आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, सोचिए इसके बारे में किसकी बात यहां पर करी जा रही है। बिकॉज रिसेंटली ये सभी पैरामिलिट्री फोर्सेस जो है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के पास आती हैं और उनके अंडर में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, क्योंकि जब मैंने वेस्ट बंगाल की बात करी, पंजाब की बात करी, तो आपको समझ में थोड़ा सा यहाँ पे हिंट लग जाना चाहिए था कि हम यहाँ पर बीएसएफ की बात करेंगे। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो हमारी है, सर्च और सीजर के राइट्स उनके पास होते हैं, अरेस्ट करने के राइट होते हैं अप टू 50 किलोमीटर फ्रॉम इंटरनेशनल बॉर्डर्स इन आसाम, वेस्ट बंगाल और पंजाब। क्योंकि जो पाकिस्तान का बांग्लादेश का जो बॉर्डर है, इंटरनेशनल बॉर्डर जो है वो बीएसएफ के हाथों में दिया गया है, उसको संभालने का काम उनके पास है, चाहे वो वेस्ट बंगाल में हो, पंजाब में हो या फिर असम में हो। बीएसएफ जो है इसे 1965 में रेस किया गया था जब इंडिया पाकिस्तान की वॉर हुई थी और पाकिस्तान को हमने डिफीट किया था, एंड इट इज वन ऑफ द 7 सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज ऑफ द यूनियन। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आती है, यूनियन की पैरामिलिट्री फोर्स है। 1965 में सिचुएशन ऐसी थी जब इसे रेस किया गया था। अगर वैसे आपको बताऊं तो हमारे पास दूसरी फोर्सेज भी हैं, आईटीबीपी आप सुनते रहते हैं, सीआरपीएफ हमारे पास है, इंडस्ट्री को सेव करने के लिए सीआईएसएफ हमारे पास है, हमारे पास आसाम राइफल भी है, हमारे पास एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड भी है, सशस्त्र सीमा बल भी हमारे पास है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये सारी हमारे पास सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज है। यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाता है? सी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा जो है कपिला कैंपेन के बारे में है। कपिला कैंपेन लॉन्च किया गया, किसको डेडिकेट बेसिकली ये किया जा रहा है? ठीक है, तो यहां पर आपके पास 4 ऑप्शंस हैं।
महात्मा गांधी जी को डेडिकेट किया गया, अटल बिहारी वाजपेयी जी को, अब्दुल कलाम जी को, या फिर जयप्रकाश नारायण जी को? 10 सेकंड का टाइम आपके पास है। जैसे मनरेगा स्कीम है, वहां पे मनरेगा स्कीम में तो नाम ही आगे किसका आता है, महात्मा गांधी जी का आता है, तो ये उनको डेडिकेट करेंगे। उसी तरीके से प्राइम मिनिस्टर ने अभी रिसेंटली अपने ट्रिब्यूट्स पे करे हैं द फॉर्मर प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम जी को, उनकी 90th बर्थ एनिवर्सरी के ऊपर। ठीक है, ही वॉज स्वॉर्न इन एज द 11th प्रेसिडेंट। 2002 में वो भारत के राष्ट्रपति बने थे, 11वें राष्ट्रपति थे, और 2002 से 2007 तक उन्होंने अपना कार्यकाल यहां पर कंप्लीट किया था। उन्होंने वेरियस प्रोग्राम्स जो थे उनको भी प्लान किया, और नंबर ऑफ सक्सेसफुल मिसाइल्स जो थी वो उनके कार्यकाल में ही बनाई गई, और इसी वजह से उन्हें भारत का मिसाइल मैन जो है वो भी कहा जा सकता है। यहां पर यह चीज ध्यान रखिएगा कि देश में ऐसे राष्ट्रपति की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है, और ऐसे नेताओं की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत रहती है जो कि टाइम एंड अगेन हमें मिलते भी रहते हैं, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। लेकिन हाँ, अगर अब्दुल कलाम जैसे और भी नेता अगर हमारी पॉलिटिक्स में आते हैं तो मुझे लगता है कि देश के अंदर जो विकास की अभी गति है उसको और भी इंप्रूव किया जा सकता है। आपका इसके बारे में क्या सोचना है? अगर आप इस चीज़ से अग्री करते हैं तो नीचे बता सकते हैं, अगर डिसअग्री करते हैं तो भी नीचे कॉमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। चलिए चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए। वैसे अगर मैं आप कहेंगे तो कपिला की फुल फॉर्म यहाँ पे दी है, कलाम प्रोग्राम फॉर आईपी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लिटरेसी एंड अवेयरनेस। वैसे अगर मैं आपसे पूछूं यस और नो के अंदर सिंपल, क्या उन्हें पद्म भूषण अवार्ड दिया गया? यस और नो, क्या आंसर होगा आपका? व्हाट अबाउट पद्म विभूषण, भारत रत्न? तो ये तीनों ही अवार्ड्स हैं, क्योंकि आजकल अवार्ड्स के पीछे यूपीएससी भाग रहा है। तो पद्म भूषण उन्हें 1981 में दिया गया था, 9 साल के बाद पद्म विभूषण, और फिर आगे 7 साल के बाद भारत रत्न भी उनको 1997 में दिया गया था। व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, उनकी एक बुक जो थी काफी फेमस होती थी, और जहां पर आपको यूपीएससी की सिर्फ किताबें बिकती हुई दिखाई देंगी, वहां पर आपको हमेशा कुछ ऐसी बुक्स भी दिखाई देंगी, और वहां पर उनकी विंग्स ऑफ फायर जो बुक थी काफी फेमस थी, वो भी रखी हुई थी। विंग्स ऑफ फायर इंडिया 2020 करके उनकी एक बुक है, जो मैंने भी परचेस करी थी समवेयर इन 2010-11 के आसपास। ठीक है, सो अ ग्रेट बुक। उसमें 2020 का भारत कैसा होना चाहिए इसके बारे में उन्होंने लिखा था, और काफी बेहतर बुक मुझे वो लगी। ठीक है, चलिए यहां से आगे बढ़ते हुए चलते हैं। जो मिशन यूपीएससी 2022 है, क्रैक यूपीएससी एग्जाम इन 200 डे सीरीज है, दोनों आपके पास अवेलेबल हैं। जो भी आपको सही लगे आप ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों की डिस्क्रिप्शन exam.netmoc.com पर आपको मिल जाएगी। आप यहाँ पे फेस्टिवल कूपन कोड जो है उसको यूज कर लीजिएगा। ब्रीफली मैं आपको बता देता हूँ कि दोनों में डिफरेंस क्या है। बेसिकली अगर आपको लगता है कि आपका यूपीएससी को लेकर 10 से 15% तैयारी है, आपको उसका बेसिस जो है वो पता है, उसका बेस पता है, फंडामेंटल्स पता है, देन यू कैन गो फॉर 200 डे सीरीज। अगर आपको लगता है कि बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करना है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, देन यू कैन गो फॉर मिशन यूपीएससी 2022, और फेस्टिवल कोड को यूज कर लीजिएगा exam.netmoc.com के ऊपर। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्रिस्पर एम टूल किससे एसोसिएट करता है? 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए हैं। रिसेंटली ये टूल को लेकर आया गया है क्लाइमेट रेजिलियंस इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड प्लानिंग। क्या फुल फॉर्म है इसकी? क्लाइमेट रेजिलियंस इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड प्लानिंग टूल जो है ये लेकर आया गया मनरेगा के लिए। ठीक है, सो दिस इज अ टूल फॉर मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम के लिए इसे लॉन्च किया गया है। और ये क्या करेगा? इट विल हेल्प एम्बेड क्लाइमेट इंफॉर्मेशन इन द GIS बेस्ड प्लानिंग एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ MGNREGS। तो जो मनरेगा है इसके इम्प्लीमेंटेशन के अंदर जो ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम है उसके अंदर क्लाइमेट इंफॉर्मेशन को भी ऐड करने का काम क्रिस्पर एम के द्वारा किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, मनरेगा के इम्प्लीमेंटेशन में जो हमारा सिस्टम है GIS, ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, उसके अंदर क्लाइमेट इंफॉर्मेशन को ऐड करने का काम इसके द्वारा किया जाने वाला है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 जो है एंडोसल्फान को लेकर पूछ रहे, बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे 2011 में बैन किया। स्टॉकहोम कन्वेंशन जो है उसने इसको बैन किया हुआ है, और ये कैशू जैसी जो आपकी बेसिकली क्रॉप्स होती हैं वहां पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। अभी रिसेंटली प्रोटेस्टर जो है एट परियर प्लांटेशन कॉर्पोरेशन गोडाउन कासरगोड केरला के अंदर, उन्होंने यहाँ पर जो एंडोसल्फान है उसे रिटर्न किया है और कहा है कि इसे वापस ले लेना चाहिए टू द मैन्युफैक्चरिंग फर्म, ताकि इसका सेफ डिस्पोजल जो है वो किया जा सके। ठीक है, कि मैन्युफैक्चरिंग फर्म जो इसको बनाती है वो इसको वापस ले ले ताकि इसको सेफली डिस्पोज कर दिया जाए। यहाँ पर ये जो है एक प्रोटेस्टर्स जो है ऐसा कह रहे हैं परियर के अंदर। ठीक है, नाउ सुप्रीम कोर्ट ने 2011 में ही इसे बैन कर दिया गया था। आई रिमेंबर दैट वाज द टाइम व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग, और उस टाइम पर भी इसको लेकर काफी आर्टिकल्स होते हैं वो न्यूज़पेपर में डेली बेसिस पे आते थे। तो यहाँ पर देखा गया था कि काफी सारी एबनॉर्मैलिटीज हो जाती हैं जहां पर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, और इसके इस्तेमाल की वजह से आगे आने वाली जो जनरेशन होती हैं उनके अंदर जो बायोलॉजिकल इश्यूज होते हैं वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं। स्टॉकहोम कन्वेंशन ने तो इसे पहले ही बैन कर दिया था, और इसी वजह से 2011 में यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे बैन किया। कैशू और इसकी जैसी दूसरी फसलें जो हैं वहां पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा?
डी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक इन्फोग्राफिक भी आपको दिया है जिसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन को लेकर देखने को मिलेंगे, और वैसे भी नोट्स के अंदर जो आपकी मंथली पीडीएफ आती है वहां पर भी आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 जो है 8 जो है पीएम गति शक्ति के बारे में पूछ रहा है कि बताएं इसको लेकर कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। अभी रिसेंटली इसे लेकर आया गया, तो गति शक्ति स्कीम जो है इसके अंदर जो आउटले रखा गया, दिस विल सबस्यूम 110 लाख करोड़ नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, जो एनआईपी लाया गया था उसको ये सबस्यूम कर लेगा। इसे 2020 में लॉन्च किया गया था। गति शक्ति डिजिटल प्लेटफॉर्म विल आल्सो बी क्रिएटेड। सोचिए इसके बारे में, फिर करते हैं डिस्कशन। गति शक्ति जो है क्या ये एनआईपी को सबस्यूम करने वाला है, सोचें फिर करते हैं डिस्कशन। चलिए देखिए, एनआईपी को लेकर आया गया था 2019 के अंदर, ठीक है, उसको ये सबस्यूम कर रहा है जो आपकी पीएम गति शक्ति योजना है, जिसे अभी अभी 2021 के अंदर ही लॉन्च किया गया, ध्यान रखिएगा। तो पहली जो स्टेटमेंट है वो तो आपकी ठीक हो जाती है, लेकिन सेकंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। गति शक्ति जो है इसके अंदर एक डिजिटल प्लेटफॉर्म को भी लेकर आया जाएगा, एंड दिस विल इन्वॉल्व द क्रिएशन ऑफ अ कॉमन अम्ब्रेला प्लेटफॉर्म, जिसके थ्रू क्या होगा, जिसके थ्रू इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो होते हैं उनको प्लान भी किया जाएगा, इंप्लीमेंट भी किया जाएगा, और ये कोऑर्डिनेशन जो होता है, क्योंकि देखिए जब ये मैंने आपको पीएम गति शक्ति पढ़ाया था तो वहां पर ये पढ़ाया था कि साइलोस के अंदर काम होता है, सरकार के अंदर जो डिपार्टमेंट्स हैं अकेले अकेले काम करते हैं, डुप्लीकेसी ऑफ वर्क होता है, वेस्ट जो रिसोर्सेज होते हैं उसी को ही काउंटर करने के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना दिया जिसमें रियल टाइम बेसिस पे आप कितना काम हुआ है वो देख सकते हैं। जैसे आपका गूगल कैलेंडर काम करता है ना, कोई भी उसे अपडेट करे वहां पर इंफॉर्मेशन जो है हमें बिल्कुल करंट रियल टाइम में दिखाई देती है, बिकॉज दैट इज क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ पर किस व्यक्ति ने किस डिपार्टमेंट ने कितना काम कर लिया उसके बारे में रियल टाइम जानकारी जो है वो यहां पर आपको देखने को मिलेगी, ताकि परेशानी ना हो और यहां पर किसी भी तरीके की डुप्लीकेसी ना हो। खैर, यहां पर आपका तीसरी स्टेटमेंट ठीक हो जाएगी, करेक्ट आंसर विल बी बी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपका बात करता है कन्मिंग डिक्लेरेशन को लेकर, पूछा गया है कन्मिंग डिक्लेरेशन को लेकर बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी यहां पर करेक्ट हो जाती है। ठीक है, अभी कन्मिंग डिक्लेरेशन भी काफी ज्यादा न्यूज में था, इसे अंडरलाइन करें, जो चीज पूछी है उसको यहाँ पे सर्कल में डालें। सो इट इज अडॉप्टेड बाय मोर देन 200 कंट्रीज, 200 से ज्यादा कंट्रीज जो है वो इसको अडॉप्ट कर रही है। इट वॉज द 16 COP, ये कन्मिंग डिक्लेरेशन जो है ये 16 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है और इट इज कंडक्टेड इन चाइना, चाइना में ये कंडक्ट किया गया। नाउ मैं आपके 10 सेकेंड जो है वो तो शुरू कर देता हूं, लेकिन आप बिल्कुल कॉमन सेंस को यूज करें, क्योंकि अगर आप इस बार का भी पेपर देखेंगे जिसको मैं कॉमन सेंसिकल तरीके से जो आपका वीडियो है एनालिसिस का वो देने वाला हूं आपको। सो यहां पर अगर आप देखें, क्या हमारे पास 200 कंट्री से ज्यादा कंट्रीज है क्या, इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में करिएगा। हमारे पास कितनी देश पूरी दुनिया के अंदर, वर्ल्ड के अंदर टोटल कितनी कंट्रीज है? तो ये तो स्टेटमेंट वैसे ही गलत हो जाती है, बिकॉज कन्मिंग डिक्लेरेशन जो है इसे कितने कंट्रीज ने, 100 कंट्रीज ने अडॉप्ट किया है, एंड यस इट वाज कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज नंबर 15, बिकॉज यूपीएससी जो है वहां पर भी नंबरिंग जो है वो पूछी जाती है, रेयरली ही सही लेकिन हाँ पूछी तो जाती है, बिकॉज दिस इज द मोस्ट इजीएस्ट वे ऑफ मैनिपुलेटिंग स्टेटमेंट। देखिए एमसीक्यूज बनाना उतना आसान नहीं होता है, लेकिन हाँ एमसीक्यूज में स्टेटमेंट को गलत करना और भी मुश्किल होता है, क्योंकि उसके अंदर भी फिर वेरियस जो है आपके इंप्लीकेशंस निकल आते हैं, लेकिन हाँ नंबर्स को चेंज करना थोड़ा सा ईजी हो जाता है। दैट्स वाई यहाँ पर 15 COP जो है ईजिली कर सकता है, या 16 COP कर सकता है यूपीएससी। दोनों स्टेटमेंट गलत हो जाते हैं, लेकिन हाँ इसे कंडक्ट कहाँ किया गया था, इट वॉज कंडक्टेड इन चाइना। सो रिसेंटली कन्मिंग डिक्लेरेशन जो है इसे 100 से ज्यादा कंट्री ने 15 COP के अंदर अडॉप्ट किया है, और अडॉप्शन जो है, अडॉप्शन ऑफ डिक्लेरेशन ये क्या है, एक मोमेंटम क्रिएट करेगा न्यू ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी पैक्ट के लिए। इन अ प्रीवियस अग्रीमेंट स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर बायोडाइवर्सिटी जो है वो लेकर आया गया था 2011 से 2020, और इससे आईशी जापान के अंदर 2010 में साइन किया गया था। अब जो है ये यहां पर चाइना कन्मिंग के अंदर लेकर आया गया है। आंसर क्या हो जाएगा, सी, क्योंकि 3 स्टेटमेंट्स में से आपकी सिर्फ तीसरी स्टेटमेंट जो है वो यहां पर करेक्ट हो जाती है। चलिए आज के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि सीका को लेकर है, पूछा गया सीका को लेकर बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। 6th मीटिंग जो इसकी हुई है वो कजाकिस्तान में हुई है, और 5वीं मीटिंग जो है वो तुर्कमेनिस्तान में। नाउ यहां पर रिसेंटली हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर थे उन्होंने 6th मिनिस्ट्रियल जो 2021 में अभी हुई कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरैक्शन एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर, क्या फुल फॉर्म में सीखा की कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरैक्शन एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर, इसे कंडक्ट किया गया है नूर सुल्तान कजाकिस्तान के अंदर। मतलब 6th मीटिंग तो यही हुई है, तो पहली स्टेटमेंट तो करेक्ट हो जाती है, मतलब ये और ये आप बी और डी को एलिमिनेट कर दीजिए। अगर हम बात करें लास्ट ईयर कजाकिस्तान अज्यूम द चेयरमैनशिप और इस साल उन्होंने कंडक्ट किया, लेकिन जो 5वीं मीटिंग थी, 5th मीटिंग ऑफ मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स सीका की जो थी वो बीजिंग में हुई थी, और वो 2016 में हुई थी, ना कि तुर्कमेनिस्तान में। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, इंडिया ने भी यहां पर इंडिया की इंटरनेशनलिज्म की बात करी है, हमने यहाँ पे वासुदेव कुटुंबकम की बात करी हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने, और वैक्सीन मैत्री
की जो ड्राइव हमने चलाई है उसके बारे में बात करी। जनवरी 2021 में इंडिया ने वैक्सीन मैत्री जो है लॉन्च करी। अगर आपको याद हो 2021 जनवरी में हमारी सिचुएशन काफी बेहतर थी, सेकेंड वेव नहीं आई थी और इसी वजह से हम पूरी दुनिया के अंदर अपनी वैक्सीन को सप्लाई कर रहे थे और लो इनकम कंट्रीज की काफी ज्यादा हेल्प भी कर रहे थे। ठीक है, चलिए करंट अफेयर्स की सीरीज में 20th ऑफ अक्टूबर पे पहुंच चुके हैं और आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम एमसीक्यू के थ्रू डिस्कस करेंगे। आज ईरान बॉर्डर को लेकर एक क्वेश्चन रहेगा, हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल को लेकर रहेगा, मिसाइल को लेकर दो क्वेश्चंस होने वाले हैं, देन टिबेटोलॉजी के ऊपर एक कोर्स शुरू किया गया है, इसको डिस्कस करेंगे। ई श्रम पोर्टल, मंगलयान, पावर ग्रिड्स को लेकर भी यहाँ पर क्वेश्चंस होने वाले हैं। इवेंचुअली यहाँ पर हम एक माउंटेन स्ट्राइक कोर के बारे में डिस्कशन करेंगे एंड फाइनली सोलर पावर को डिस्कस करेंगे। फेस्टिवल कूपन कोड को भी आप यूज कर सकते हैं, ये आपका अवेलेबल रहेगा फॉर द वेरियस सीरीज जो आप exam.netmonk.com पर जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास यहाँ पर जो 200 डेज की सीरीज है या फिर जो लोग मिशन यूपीएससी 2022 के लिए तैयारी कर रहे हैं उसके अंदर आप 50+20% का डिस्काउंट जो है ले सकते हैं यूजिंग दिस कूपन कोड। क्वेश्चन नंबर 1 जो है ईरान बॉर्डर को लेकर पूछ रहे कि बताएं ईरान का बॉर्डर किस किस से टच करता है, इराक से, यमन, ओमान, सऊदी अरेबिया। 10 सेकेंड्स आपके पास हैं, सोचिए इसके बारे में बिकॉज रिसेंटली ये एरिया आपका था न्यूज के अंदर। न्यूज में किस वजह से था, न्यूज में यहाँ पर रिलेशनशिप जो है ईरान और सऊदी अरेबिया के वो हमेशा लोगरेट्स में रहते हैं, अच्छे नहीं है दोनों के बीच में, लेकिन अभी बैक टू बैक 4 मीटिंग्स जो है दोनों के बीच में करी गई हैं ताकि इन रिलेशंस को बेहतर बनाया जा सके। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा दोनों देश जो है नॉर्मलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं रिलेशंस को। जब हम बात करते हैं ईरान और सऊदी अरेबिया की, ईरान वैसे भी न्यूज में रहता है क्योंकि यूएस ने काफी सारे एम्बागो जो है इस देश के ऊपर लगाए हुए हैं कि इस देश से कोई भी कॉमर्स ट्रेड रिलेशंस नहीं रखेगा, व्यापार नहीं करेगा, अदरवाइज उन कंट्रीज के अगेंस्ट में भी एक्शन लिया जा सकता है। यहां पर 10 सेकंड का टाइम आपका पूरा हो चुका है। एक बार मैप के ऊपर देखते हैं कि ईरान का बॉर्डर आखिर टच किस किस कंट्री को करता है। तो यहाँ पे ईरान है, तुर्कमेनिस्तान को करता है, अफगानिस्तान और यहाँ पर पाकिस्तान आपको दिखाई दे रहे हैं, अजरबैजान है, अर्मीनिया है, टर्की है, यहाँ पर आपका इराक है। ठीक है, ये दूर है किससे, आपके सऊदी अरेबिया से भी, लेकिन हाँ इराक से बॉर्डर टच हो रहा है तो पहली जो आपका कंट्री है वो करेक्ट हो जाती है, लेकिन बाकी किसी कंट्री से यहाँ पर बॉर्डर टच नहीं हो रहा है। क्यों, क्योंकि इसमें अफगानिस्तान, अर्मेनिया, अजरबैजान, इराक, पाकिस्तान, टर्की, तुर्कमेनिस्तान ये हमारी कंट्रीज हैं, नेबरिंग कंट्रीज, 7 नेबरिंग कंट्रीज है जहां पर ईरान का बॉर्डर टच होता है, जैसे अभी हमने मैप के ऊपर देखा था। सो दिस वाज योर मैप रिलेटेड क्वेश्चन जो कि कहीं ना कहीं करंट अफेयर्स में आया हुआ था। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्शन से हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल को लेकर कि बताएं इसमें कौन सी स्टेटमेंट आपकी इस व्हीकल को लेकर करेक्ट है। ठीक है, पहली कहती है इनकी स्पीड जो है 5 मैक तक हो सकती है, मतलब जो 1 मैक होता है जो आपकी स्पीड ऑफ साउंड होती है, तो ये 5 गुना स्पीड ऑफ साउंड से चल सकता है, हो सकता है। दे आर स्लोअर देन द बैलिस्टिक मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल के कंपैरिजन में ये स्लो होते हैं। सोचिए इसके बारे में, फिर करेंगे डिस्कशन। 10 सेकंड का टाइम मैं आपको देता हूं। यहां पर रिसेंटली चाइना ने न्यूक्लियर केपेबल हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल को टेस्ट किया है और इसने पूरा जो ग्लोब था उसका चक्कर लगाया और उसके बाद ये अपने टारगेट की तरफ बढ़ना शुरू हो गया। बट प्रॉब्लम क्या हुई, प्रॉब्लम ये हुई कि ये एक तरीके से थ्रेटन करने का काम किया गया है यूनाइटेड स्टेट्स को। अगर बात करें कि क्या यहां पर स्पीड 5 मैक तक होती है, तो यस इस व्हीकल की जो स्पीड है वो 5 मैक तक हो सकती है, मतलब 5 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड। बट स्टिल बैलिस्टिक मिसाइल जो होती है वो इनसे भी फास्ट हो सकती हैं, तो यहाँ पर सेकंड्स जो आपकी स्टेटमेंट है वो करेक्ट हो जाती है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी विल बी द करेक्ट आंसर। सो यहाँ पे ध्यान रखिएगा यूजुअली दे आर स्लोअर देन द बैलिस्टिक मिसाइल, क्योंकि बैलिस्टिक मिसाइल जो है इनकी स्पीड तो आप 15,000 माइल्स पर आवर तक भी हो सकती है और ये काफ़ी ज़्यादा है। बेसिकली अगर किलोमीटर में आपको बताऊं तो 24,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड जो है जो कि मैक 5 को भी सरपास कर देती है, उतनी हो सकती है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी विल बी द करेक्ट आंसर। दिस व्हीकल वाज इन न्यूज, सो दैट्स वाई यहाँ पर इसके बारे में डिस्कशन किया गया। न्यूक्लियर केपेबल हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल के बारे में डिस्कशन हमने किया। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि पूछ रहा है बैलिस्टिक मिसाइल एग्जिट द अर्थ एटमॉस्फेयर एंड री एंटर। बेसिकली मिसाइल को लेकर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आपको बताना है करेक्ट क्या है मिसाइल को लेकर। बैलिस्टिक मिसाइल जो होती है अर्थ के एटमॉस्फेयर को एग्जिट करती है और फिर दोबारा से री एंटर करती है, लेकिन जो क्रूज मिसाइल होती है कहा जा रहा है कि वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में ही रहती है, वो उसे एग्जिट नहीं करती है। 10 सेकंड का टाइम आपके पास है, सोचिए इसके बारे में। बैलिस्टिक मिसाइल बेसिकली एक लॉन्ग रेंज मिसाइल होती है, जैसे कि हमारे पास कौन कौन सी बैलिस्टिक मिसाइल है, पृथ्वी है, अग्नि है, ये हमारी बैलिस्टिक मिसाइल्स है। क्रूज मिसाइल्स जो हैं बेसिकली दीज आर द मिसाइल्स जैसे कि हम ब्रह्मोस को यूज करते हैं, ठीक है, टेरेन हगिंग मिसाइल भी इनको कहा जाता है। ये जो है एटमॉस्फेयर के बाहर नहीं जाती, जमीन के काफी पास रह के ट्रेवल करती हैं, लेकिन हाँ बैलिस्टिक मिसाइल की जो ट्रेजेक्ट्री होती है कुछ इस तरीके से होती है, एटमॉस्फेयर के, मान लीजिए दिस इज द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर के बाहर जाएंगे और फिर दोबारा से उसमें एंटर भी करेंगी। सो दिस इज कंसर्निंग बैलिस्टिक मिसाइल। लेकिन जो आपकी क्रूज मिसाइल होंगी वो जमीन के ज्यादा पास पास में ही रहकर
अपने टारगेट तक पहुंचती है, ठीक है। बैलिस्टिक मिसाइल एग्जिट द अर्थ एंड देन ये वापिस आ जाती हैं, बिल्कुल ठीक है। क्रूज मिसाइल जो है अर्थ के एटमॉस्फेयर के साथ साथ ही रहती है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। सो दिस इज द टेरेन हगिंग मिसाइल, जैसे कि ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल के एग्जाम्पल के तौर पे दिया जा सकता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ब्रह्मोस मिसाइल जो है किस किस के जॉइंट वेंचर से बनाई गई है, मतलब कंट्रीज के नाम मुझे यहाँ पर बताइएगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर सबसोनिक, सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक की आपसे डेफिनेशन पूछी हुई है। 0 to 5 मैक की अगर स्पीड होती है तो क्या उसे सबसोनिक कहा जाता है? 5 to 10 मैक की स्पीड को सुपरसोनिक एंड 10 to 15 को हाइपरसोनिक कहा जाता है। 10 सेकंड का टाइम आपके पास है, सोचिए इसके बारे में, क्योंकि बेसिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्शन से क्वेश्चन इस बार भी हमने देखा कि स्टैटिक पोर्शन भी पूछा जा रहा था, तो वहां पर जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्शन है वहां से भी स्टैटिक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। चलिए देखिए, सबसे पहले तो जो मैक की स्पीड होती है, 1 मैक जो है स्पीड ऑफ द साउंड के बराबर होता है। सबसोनिक होती है जब ये 1 मैक से भी कम होगा, मतलब लेस देन 1 की आप बात कर रहे हैं, तब हम सबसोनिक स्पीड पे आते हैं। तो 0 to 5 यहाँ पर नहीं हो सकता है, क्योंकि 0 to 5 रिप्रेजेंट करता है सुपरसोनिक को, जहां पर भी वो मतलब बेसिकली 1 से इंक्रीज होना शुरू होता है वहां पर सुपरसोनिक शुरू हो जाता है। एक बार इसके ग्राफिक के थ्रू देखिए आप, तो सबसोनिक में आपको दिखाएगा 1 से ये आपको कहीं ना कहीं कम दिखाई दे रहा है सबसोनिक फ्लो, ठीक है। देन आपका आता है सुपरसोनिक, जो कि समवेयर 1 से ज्यादा होकर 5 तक जाता है, ठीक है। देन इसके बाद आपका आता है नेक्स्ट हाइपरसोनिक, जो कि 5 से 10 का है, और फिर हाइपर वेलोसिटी फ्लो जो कि 10 या उससे ज्यादा का रहता है, ठीक है। तो सुपरसोनिक 1 to 5 मान सकते हैं, हाइपरसोनिक 5 to 10 मान सकते हैं, और 10 से ज्यादा आपका हाइपर वेलोसिटी में आ जाता है। और सबसोनिक जो है वो जो सुपरसोनिक 1 to 5 है उससे कम का है। तो पहला तो मैच कर ही नहीं रहा है। सुपरसोनिक 1 to 5 पढ़ा हमने, ये भी गलत हो जाता है। और हाइपरसोनिक कितना पढ़ा हमने बताइए? 5 to 10, तो ये भी गलत हो जाता है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ द अबव, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये आपका 1 से कम हो जाएगा, 1 to 5 का हो जाएगा, 5 to 10 का हो जाएगा, एंड देन आपका 10 to 15 या 20 भी आप मान सकते हैं। कुछ वेबसाइट पे हो सकता है आपको डेटा में वेरिएशन दिखाई दे, बट इन मोस्ट ऑफ द साइट जहाँ पे मुझे मोस्ट रेलिवेंट डेटा मिला वो मैंने आपसे यहाँ पर शेयर किया है। चलते हैं 5th क्वेश्चन के ऊपर, जो कि पूछ रहा है कि अभी एक तिब्बतोलॉजी के ऊपर एक कोर्स शुरू किया गया है, ये कोर्स किसके द्वारा शुरू किया गया है? 10 सेकंड का टाइम आपका शुरू कर देता हूं। तो क्या यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख, जेएनके की यूनिवर्सिटी, हिमालयन कल्चरल स्टडीज ने, या फिर किसी और ही एजेंसी या बॉडी ने यहां पर शुरू किया है? सोचिए इसके बारे में। देखिए, रिसेंटली इंडियन आर्मी ने एक कोर्स जो है यहां पर शुरू किया है सेंटर इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन कल्चरल स्टडीज के साथ मिलकर, और यहां पर कोशिश करी जा रही है कि हमारे जो ऑफिसर्स हैं उनको इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के बारे में नॉलेज दी जाए। कोर्स को स्टार्ट किया गया है इंडियन आर्मी के द्वारा, कोलैबोरेशन करी गई है अरुणाचल प्रदेश के इस कल्चरल इंस्टीट्यूट के साथ, और यहाँ पर तिब्बत के ऊपर इंफॉर्मेशन जो है वो यहाँ पर लोगों को दी जाने वाली, और रादर कहा जाए तो यहाँ पर इंडियन आर्मी के जो ऑफिसर्स हैं उनको दी जाएगी, सो दैट उनको यहाँ पर इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के बारे में चीजें समझाई जा सके, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए ध्यान रखिएगा इसके बारे में। चलिए चलते हैं यहाँ से आगे बढ़ते हुए, एक बार जो वेरियस कोर्सेज है उसके बारे में आपको बता देता हूँ। सो यू कैन सब्सक्राइब क्रैक यूपीएससी एग्जाम इन 200 डेज सीरीज, या फिर मिशन यूपीएससी 2022 के लिए भी आप जा सकते हैं। तो दोनों कोर्सेज में डिफरेंस इतना ही है, अगर आपको बेसिक नॉलेज है यूपीएससी के बारे में देन यू कैन गो फॉर क्रैक यूपीएससी एग्जाम इन 200 डेज, अदरवाइज यू कैन गो फॉर द 500 डेज कोर्स जो कि मिशन यूपीएससी 2022 आपको दे रहा है। आप यहाँ पर दिस इज द बेस्ट टाइम कि आप फेस्टिवल कोड जो है इसको यूज कर सकते हैं टू गेट द 50+20% डिस्काउंट। चलते हैं यहाँ से आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर, जो कि ई श्रम पोर्टल के बारे में आपसे जानने की कोशिश कर रहा है कि ई श्रम पोर्टल किसके द्वारा लेकर आया गया है। 10 सेकंड का टाइम आपके पास है। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के द्वारा, नीति आयोग के द्वारा, या फिर मीटी के द्वारा। देखिए यहां पर 4 करोड़ से ज्यादा अनऑर्गेनाइज वर्कर्स जो हैं ये पाया गया है कि पिछले 2 महीनों के अंदर उन्होंने इस पोर्टल के ऊपर रजिस्ट्रेशन किया है, और ये आपके लिए लेकर आया गया है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के द्वारा। ध्यान रखिएगा, बी यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अनऑर्गेनाइज वर्कर्स को हेल्प करने के लिए ही ये पोर्टल जो है उसको लॉन्च किया गया था, और अभी जो डेटा है वो काफी पॉजिटिविटी इसके ऊपर दिखा रहा है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, जो कि मंगलयान को लेकर है। पूछा गया मंगलयान को लेकर बताएं यहां पर कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। पहली स्टेटमेंट कहती है मंगलयान कंप्लीटेड 8 ईयर्स इन द ऑर्बिट, 8 साल इसको हो चुके हैं ऑर्बिट के अंदर, एंड द मिशन इज कंप्लीटेड 5 मार्शियन ईयर्स, मार्स के जो ईयर्स होते हैं उसके हिसाब से इसने 5 साल अपने कंप्लीट कर लिए। सोचिए इसके बारे में क्या होगा। आप जानते हैं कि अर्थ के ऊपर जो दिन होता है दूसरे जो प्लैनेट्स हैं उसके ऊपर वो दिन नंबर ऑफ डेज जो होते हैं वो अलग होते हैं। चलिए तो यहां पर अगर देखा जाए मंगलयान के बारे में तो 7 ईयर्स इसको कंप्लीट हो चुके हैं, ना कि 8 ईयर्स।
एंड अगर हम मार्शियन ईयर्स की बात करें तो 3 मार्शियन ईयर अपने पूरे कर चुके, तो यहां पर दोनों ही स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाती है। करेक्ट आंसर विल बी डी। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8 बात करता है, दो स्टेटमेंट्स देकर आपसे पूछ रहे कि बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी सही है। पावर ग्रिड्स कैन बी हैक्ड इन इंडिया फॉर विच पाकिस्तानी हैकर्स आर मोस्ट रिस्पॉन्सिबल। जो पावर ग्रिड्स होती हैं उनको हैक किया जा सकता है, और यहां पर पाकिस्तानी जो है उनके हैकर सबसे ज्यादा ये कारनामा करके दिखा रहे हैं। इफ द पावर ग्रिड इज हैक द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री विल एडवर्सली बी इंपैक्टेड। अगर पावर ग्रिड को हैक कर लिया जाता है तो उस सिचुएशन के अंदर इकोनॉमी किसी भी कंट्री की जो है वो सबसे ज्यादा इंपैक्ट होती है। चलिए 10 सेकंड का टाइम आपके पास है, सोचिए इसके बारे में। रिसेंटली हमारे पावर मिनिस्टर ने भी इस चीज को लेकर आवाज उठाई थी कि यस देयर इज अ स्पेसिफिक कंट्री एंड ही सेड इट इज द चाइनीज हैकर्स जो कि सबसे ज्यादा परेशानी हमें कर रहे हैं। और अभी एक मीटिंग करी गई थी, वहां पर भी बताया गया, होम मिनिस्ट्री की मीटिंग थी, वहां पर भी इस चीज के बारे में मुद्दे उठाए गए कि जो चाइनीज हैकर्स हैं वो ज्यादा हमें परेशान कर रहे हैं, क्योंकि जो पाकिस्तानी हैकर्स हैं वो तो सिर्फ इंफॉर्मेशन को चोरी करते हैं, ठीक है, एंड दैट कैन बी न्यूट्रलाइज व्हेनेवर वी वांट टू। लेकिन जो चाइनीज हैकर्स है वो काफी एडवांस टेक्निक को यूज करके अपने आप को पूरे नेटवर्क में एस्टैब्लिश कर लेते हैं, अपने आप को नेटवर्क के अंदर इंस्टॉल कर देते हैं, और फिर उनको रिमूव करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो पावर ग्रिड जो है हैकिंग के इंसिडेंसेस हो रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये पाकिस्तानियों के द्वारा नहीं, ये ज्यादा चाइनीज के द्वारा करे जा रहे हैं। लेकिन हाँ, अगर किसी भी देश की इकोनॉमी को आपको उसके घुटनों पे लेकर आना है तो उसके लिए आप उसके पावर सेक्टर को तबाह कर दीजिए, दैट इज द मोस्ट ईजिएस्ट वे, और वही चाइना जो है यहाँ पर करने की कोशिश भी कर रहा है। तो यस, यहाँ पर जो पावर ग्रिड को हैक कर दिया जाता है तो बिजनेसेस जो है वो बिल्कुल स्टैंड स्टिल हो जाते हैं, क्योंकि बिजनेस को एनर्जी की जरूरत होती है। चलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, बी विल बी द करेक्ट आंसर। चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा बात करता है 17th आर्मीज माउंटेन स्ट्राइक कोर के बारे में। पूछा गया कि ये जो माउंटेन स्ट्राइक कोर है ये किसके लिए बनाई गई थी। 4 कंट्रीज के नाम आपको दिए गए हैं, क्या ये चाइना के लिए बनाई गई है, पाकिस्तान, बांग्लादेश या फिर नेपाल। देखिए, जो अभी हमारे आर्मी हेड थे वो न्यूज़ में थे और उन्होंने यही कहा कि हमारी जो माउंटेन स्ट्राइक कोर है वो पूरी तरीके से रेडी है। ये जो कोर बनाई गई थी ये इंडो चाइना बॉर्डर को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई गई थी, एंड इट इज फुल्ली ऑपरेशनलाइज, तो पूरी तरीके से ऑपरेशनलाइज करी जा चुकी है। आर्मी हैज सेड that it has incorporated technological advancements also, और पूरा जो फोकस दिया गया है वो सर्वेलेंस कैपेसिटीज एंड कैपेबिलिटीज के ऊपर दिया गया है। इसे 2014 में बनाया गया था और 2021 के अंदर ये पूरी तरीके से ऑपरेशनलाइज करी जा चुकी है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए लास्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि सोलर पावर को लेकर पूछ रहा है। बताएं सोलर पावर को लेकर करेक्ट क्या है, कौन सा कथन सही है। देयर हैज बीन एन इंक्रीज इन सोलर पावर इन आवर कंट्री ड्यू टू शार्प डिक्लाइन इन इट्स कॉस्ट। तो यहाँ पे सोलर पावर को इंक्रीज किया जा रहा है क्योंकि इसकी कॉस्ट के अंदर धीरे धीरे कमी आती जा रही है। स्टेट्स कैन हैव देयर ओन सोलर पॉलिसी, जो राज्य सरकारें हैं उनकी अपनी पॉलिसी हो सकती है। द सेकेंड जनरेशन सोलर सेल्स जो है वो पहली बार मोनोक्रिस्टलाइन और मल्टी क्रिस्टलाइन सिलिकॉन वेफर्स को यूज कर रहे हैं। सोचिए इसके बारे में, 10 सेकंड का टाइम आपके पास है, फिर करते हैं डिस्कशन इसको लेकर। देखिए, मोनोक्रिस्टलाइन मल्टी क्रिस्टलाइन सिलिकॉन वेफर्स जो है उसको यूज किया जा रहा है राइट फ्रॉम द फर्स्ट जनरेशन सोलर सेल्स। ठीक है, तो पहली जनरेशन से उसे यूज किया जा रहा है, नॉट फ्रॉम द सेकंड जनरेशन। तो तीसरी स्टेटमेंट सबसे इंपॉर्टेंट थी, इसको आप एलिमिनेट कर देते तो आप 3 ऑप्शंस को यहाँ पे एलिमिनेट कर पाते और सीधा ही आप अपने आंसर ए के ऊपर पहुंच जाते। ठीक है, तमिलनाडु के पास ऑलरेडी उसकी सोलर पॉलिसी है। ठीक है, 2019 में इसको लेकर आया गया था। और अगर हम मोनो क्रिस्टलाइन एंड मल्टी क्रिस्टलाइन वेफर्स की बात करते हैं, पैनल की बात करते हैं, तो मोनोक्रिस्टलाइन पैनल जो है वो डिमांड में ज्यादा रहते हैं क्योंकि वो 24% एफिशिएंसी के साथ काम करते हैं कंपेयर टू 20% एफिशिएंसी ऑफ मल्टी क्रिस्टलाइन। ठीक है, इन द मार्केट मोनोक्रिस्टलाइन पैनल जो है दे आर मोर इन डिमांड एंड दे आर ऑल्सो एक्सपेंसिव देन द मल्टी क्रिस्टलाइन वंस। ठीक है, नाउ अगर बात करी जाए, देयर हैज बीन एन इंक्रीज इन सोलर पावर इन आवर कंट्री ड्यू टू शार्प डिक्लाइन इन द कॉस्ट। तो यस, सोलर पावर की तो डिमांड बढ़ी रही है, आप जानते हैं कोल का सिचुएशन जैसे हमारी कंट्री में चल रहा है उसके बावजूद भी, अदरवाइज भी। और ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि धीरे धीरे इसकी कॉस्ट जो है वो कम होती जा रही है। स्टेट्स चाहें अपनी पॉलिसी बना सकते हैं, जैसे मैंने तमिलनाडु का एग्जांपल आपको दिया 2019 के अंदर, उनके पास ये अपनी एक पॉलिसी थी। चलिए, ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। करंट अफेयर्स की सीरीज के अंदर 21 अक्टूबर पे हम पहुंच चुके हैं और आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो है उसको डिस्कस करेंगे। सो आज हम डिस्कशन करेंगे बाइफेशियल सोलर सेल के बारे में, देन कोल के बारे में डिस्कशन हमारा होने वाला है। यहाँ पर एक पर्सनैलिटी को लेकर क्वेश्चन हमारा होगा, गीता गोपीनाथ के बारे में डिस्कशन करेंगे, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को लेकर एक क्वेश्चन रहेगा, पोल्यूशन लिंक फर्टैलिटीज के बारे में जानेंगे, देन एक क्वाड को लेकर क्वेश्चन रहने वाला है हमारा, लेंसेट रिपोर्ट के बारे में जानेंगे, सॉलिडेरिटी ट्रायल्स के ऊपर 2 क्वेश्चन होने वाले हैं, इसके बारे में जानेंगे, एंड फाइनली फिशिंग को लेकर एक क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं।
आपका ऑल इंडिया मॉक टेस्ट इज अवेलेबल ऑन exam.netmock.com, वहां पर जाकर इसे आप अटेम्प्ट कर लीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट बायफेशियल सोलर सेल। तो बायफेशियल सोलर सेल के बारे में पूछा गया कि बताएं यहाँ पर कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। तो वन बाय वन स्टेटमेंट्स को देखते हैं। दे कैन हार्वेस्ट एनर्जी फ्रॉम बोथ द साइड्स ऑफ द पैनल, तो दोनों साइड से एनर्जी को वो हार्वेस्ट कर सकते हैं। दे कैन इंक्रीज द पावर आउटपुट बाय 10 to 20%, तो पावर आउटपुट इससे इंक्रीज हो सकता है। और दे आर ऑल्सो इकोनॉमिकल इन नेचर, तो काफ़ी सस्ते हैं, काफ़ी किफ़ायती हैं। 10 सेकंड का टाइम जो है यहाँ पर मैं आपका शुरू कर देता हूँ, सोचिए आप इसके बारे में, फिर करते हैं डिस्कशन इसको लेकर। चलिए देखिए, वैसे यहाँ पर बाई से ही आपको समझ में आ गया होगा, बाई मीन्स टू, सो मीन्स दोनों साइड से कुछ ना कुछ चीज इसके द्वारा करी जा रही होगी। जब हम सोलर सेल्स की बात करते हैं, सो ऑफ कोर्स दे आर एसोसिएटेड विद हार्वेस्टिंग द सोलर एनर्जी, सो यस दे कैन हार्वेस्ट एनर्जी फ्रॉम द बोथ साइड्स ऑफ द पैनल। तो पहली स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हो जाती है, बिकॉज दे आर हार्वेस्टिंग एनर्जी फ्रॉम बोथ द साइड्स, सो डेफिनेटली एफिशिएंसी जो होगी वो ज्यादा हो जाएगी। तो 10 to 20% बिल्कुल ठीक हो जाता है, लेकिन दे आर नॉट इकोनॉमिकल बिकॉज उनकी यूटिलिटी इस तरीके से है कि वो डबल साइड से काम कर सकते हैं, और ऐसी चीजें जो है अभी उतनी ज्यादा इकोनॉमिकल नहीं है। यहाँ पे हम कॉमन सेंस को यूज करते हुए थर्ड स्टेटमेंट को एलिमिनेट कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पर ये चीज बताई जा सकती है कि अगर एक सोलर सेल है जो एक साइड से एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, एक जो दोनों साइड से ये एनर्जी जो है उसको हार्वेस्ट कर रहा है, तो डेफिनेटली वहां पर इसकी कीमत जो होगी वो इससे ज्यादा होगी। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, सी विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि थर्ड स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट, और जैसे ही आप थर्ड स्टेटमेंट को एलिमिनेट करते तो डी को आप एटलीस्ट एलिमिनेट कर सकते थे। चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट वेरियस स्टेटमेंट्स, और आपसे पूछा है दोनों स्टेटमेंट्स को लेकर बताएं करेक्ट क्या है। यहाँ पर कोल को लेकर है, बेसिकली इंडियन की जो कोल डिमांड है, इंडिया की जो कोल डिमांड है, डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो है वो उसको पूरी तरीके से मीट करता है, हो सकता है। एंड 70% द पावर नीड्स आर मेड बाय कोल, हमारी जो 70% पावर की रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो कोल के द्वारा पूरी करी जाती हैं। टाइम पीरियड 10 सेकंड का मैंने आपका शुरू कर दिया है। सोचिए इसके बारे में। रिसेंटली कोल क्राइसिस को लेकर काफ़ी सारे आर्टिकल्स न्यूज़ में आ रहे हैं, और उसके अंदर कुछ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म रीजंस भी बताए जा रहे थे कि कोल की जो है वो कमी है। कोल माइनिंग जिस जगह पर करी जाती है वहाँ पर फ्लड लाइक सिचुएशन क्रिएट हो गया, पानी भर गया, इस वजह से कोल माइनिंग भी नहीं करी जा रही है। और दैट्स वाई एट सर्टेन प्लेसेस जो है कुछ स्टेट्स के अंदर हमें जो पावर क्राइसिस है वो देखने को मिल रहे हैं। अगर बात करी जाए कि जो कोल है, कोल की डिमांड पूरे तरीके से हम अपनी मीट नहीं करते, एक काफ़ी बड़ा चंक जो है वो हमें इंपोर्ट करना पड़ता है, और इसी वजह से काफ़ी ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज भी हमें देना पड़ता है। तभी यहाँ पर कोशिश करी जा रही है कि डोमेस्टिक प्रोडक्शन ही पूरे के पूरे डिमांड को केटर कर ले, लेकिन अभी कोल इंडिया लिमिटेड जो है वो सिर्फ 80% डिमांड जो है हमारी वो केटर कर पाता है, बाकी की जो चीज़ें हमें इंपोर्ट करनी पड़ती हैं। तो इंडिया की जो कोल डिमांड है दैट इज मेट बाय डोमेस्टिक प्रोडक्शन कंप्लीटली नहीं, ये तो एब्सोल्यूट स्टेटमेंट है वैसे भी यहाँ पर, तो चांसेस इसके गलत होने के ज़्यादा हो जाते हैं। 70% जो पावर नीड हमारी होती है वो कोल से पूरी करी जाती है, तो सेकंड स्टेटमेंट हमारी ठीक है। 30% के अंदर दूसरे सोर्सेज आ जाते हैं, जिसके अंदर आपकी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज आ जाते हैं, वहां से बाकी की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी करी जाती है। लेकिन हाँ 70% जो रिक्वायरमेंट है वो आपकी कहाँ से होती है, कोल से पूरी हो जाती है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए ध्यान रखिएगा इसके बारे में। कोल काफी ज्यादा न्यूज में है, इस वजह से क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है प्रीलिम्स और मेंस के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पर्सनालिटी को लेकर है। दो स्टेटमेंट दिए एक पर्सनालिटी को लेकर, रात को ही आर्टिकल आया था इस चीज के ऊपर। तो यहाँ पर पूछा है गीता गोपीनाथ वाज द सेकंड फीमेल चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ आईएमएफ। तो गीता गोपीनाथ जो है वो सेकंड चीफ इकोनॉमिस्ट है आईएमएफ के, फीमेल। शी हैज बीन अ प्रोफेसर ऑफ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के वो प्रोफेसर भी रह चुके हैं। सोचिए इसके बारे में, 10 सेकंड का टाइम मैं आपको दे रहा हूँ, क्योंकि अभी बात करी जा रही थी कि आईएमएफ के जो पोजीशन है वहां से हटकर वो दोबारा से हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के लिए जाएंगे, और न्यू यहाँ पर एक चीफ इकोनॉमिस्ट को रखा जाएगा। सो गीता गोपीनाथ वाज नॉट द सेकंड बट द फर्स्ट फीमेल चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ आईएमएफ। तो यहाँ पे पहली जो स्टेटमेंट है वो आपकी इनकरेक्ट हो जाती है। और ये चीज भी बता दूं कि ये जो पोजीशन इन्होंने हेल्ड करी थी रघुराम राजन के बाद, वो दूसरी इंडियन थी जिन्होंने इस पोजीशन को होल्ड किया था। ठीक है, शी हैज बीन ए प्रोफेसर ऑफ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, बिल्कुल ठीक है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में ही वो प्रोफेसर थे, वहां से ही लीव लेकर आईएमएफ की पोजीशन को उन्होंने होल्ड किया, वापस से दोबारा से वो यूनिवर्सिटी के अंदर जा रहे हैं। खैर आंसर क्या हो जाएगा, बी विल बी द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बात करता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को लेकर। पूछा गया वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को लेकर बताएं करेक्ट क्या है। सो इंडिया के 24 आवर मीन पार्टिकुलेट मैटर 10 टारगेट्स जो हैं वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के कंपैरिजन में काफी ज्यादा स्ट्रिंजेंट है, काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट है।
WHO के 24 आवर्स मीन पार्टिकुलेट मैटर 2.5 के जो टारगेट्स हैं वो इंडिया से ज़्यादा स्ट्रिंजेंट है। तो जल्दी से मुझे बताएं यहाँ पर किसके टारगेट्स PM10 और PM2.5 को लेकर ज़्यादा स्ट्रिंजेंट है। फिर मैं आपको एक मैप भी दिखाने वाला हूँ, वहाँ से फिर आपको समझ में आएगा इंडिया के टारगेट्स और WHO के टारगेट्स के बारे में, बिकॉज रिसेंटली WHO ने अपने टारगेट्स को रिवाइज किए। अगर हम बात करें WHO के जो टारगेट्स हैं, जो 24 आवर्स मीन के हों या फिर वो एनुअल टारगेट्स हों, दे आर स्ट्रिंजेंट देन इंडिया। देखिए इसी वजह से इंडिया के 24 आवर्स मीन टारगेट WHO से स्ट्रिंजेंट नहीं हो सकते। सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, बी आ जाएगा आपका आंसर। लेकिन समझने वाली चीज यहां पर है, देखिए यहां पर अगर आप देखेंगे ये 2005 के टारगेट थे जो आपको कलर कोडेड तरीके से दिखा रखा है, जिसमें PM2.5 एनुअल मीन 10 का दिया था और 24 आवर मीन 25 का, 2550 के टारगेट्स यहां पर दिए थे। इंडिया के जो टारगेट्स हैं वो WHO के 2005 के टारगेट से भी काफी ज्यादा है। और अगर आप रीसेंट टारगेट्स देखेंगे WHO के, वो उन्होंने काफी कम कर दिए हैं। 50% कर दिया है PM2.5 को, 60% के आसपास कर दिया आपका 24 आवर मीन्स को, 25 से 15 कर दिया, 50 से 45 कर दिया। ठीक है, तो हमारे जो टारगेट्स हैं वो 2005 के कंपैरिजन में भी काफी ज्यादा है और अभी 2021 के टारगेट्स के कंपैरिजन में तो हमारे टारगेट्स और भी ज्यादा हो जाते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो कि पूछ रहा है पुट द फॉलोइंग कंट्रीज फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट लेवल इन टर्म्स ऑफ पोल्यूशन लिंक फर्टालिटीज इन 2019। 2019 के अंदर पोल्यूशन की वजह से जो डेथ हुई है, आपको बताना है वो सबसे ज्यादा किस कंट्री के अंदर हुई है। देन आपको एक रैंकिंग करनी है यहाँ पर हाईएस्ट टू लोएस्ट डेथ्स के अंदर। चाइना, इंडिया, ब्राजील, रशिया का नाम दिया है। 10 सेकंड में आपके शुरू कर देता हूं। सोचिए, अगर आप देखेंगे पहला ऑप्शन तो 2 ही लिखा है, इट मींस बाय डिफॉल्ट सबसे ज्यादा जो डेथ्स हुई हैं वो इंडिया के अंदर हुई हैं, तो इंडिया यहाँ पर पहले नंबर पे आ जाएगा। फिर आपको देखना है कि दूसरे या तीसरे या चौथे नंबर पे कौन होगा। तो एक बार मैं आपको मैप दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर हम 2019 का एक डायग्राम देखें तो इसके हिसाब से इंडिया जो है यहाँ पर चाइना को इसने पिछले कुछ सालों में क्रॉस किया है और अभी इंडिया के अंदर नंबर ऑफ डेथ्स जो है वो ज्यादा है। ठीक है, यहाँ पे देन अगर आप देखेंगे सेकंड नंबर पे आपका चाइना आता है, देन आपका क्या है साउथ अफ्रीका जो हमारे ऑप्शन में नहीं था, फिर आता है आपका रशिया और फिर आता है आपका ब्राजील। तो इंडिया, चाइना, रशिया, ब्राजील आपकी ब्रिक्स की कंट्रीज का यहाँ पर कंपैरिजन किया हुआ है और यहाँ पर इंडिया पहले नंबर पे, फिर चाइना, मतलब 2 के बाद आएगा 1। तो ये दोनों ऑप्शन तो आप हटा ही दीजिए। फिर आएगा रशिया मींस 4 एंड देन ब्राजील मींस 3। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं यहाँ पर जो हमने डेथ्स देखी हैं 2.5 PM को यहाँ पर एट्रीब्यूट करी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 6, उससे पहले आपका मिशन यूपीएससी 2022 कोर्स जो है इसको आप exam.network.com पर जाकर चेकआउट कर लीजिएगा एंड यू कैन ऑल्सो यूज द फेस्टिवल कूपन कोड। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज टॉकिंग अबाउट here. So which of the following countries have decided to launch quadrilateral economic forum? तो एक क्वाड इकोनॉमिक फोरम बनाने के लिए कौन कौन सी कंट्रीज अभी सामने आई हैं? यूनाइटेड स्टेट्स, इंडिया, जापान या फिर ऑस्ट्रेलिया। बताएं, यहाँ पे 10 सेकंड का टाइम आपके पास है। क्वाड के अंदर, क्वाड इकोनॉमिक फोरम के अंदर कौन कौन सी कंट्रीज हैं? रिसेंटली 4 कंट्रीज जो है उन्होंने सोचा, और वैसे भी क्वाड से यही चीज समझ में आती है कि 4 कंट्रीज होंगी कि एक इकोनॉमिक फोरम जो है उसे बनाना चाहिए। और ये जो इकोनॉमिक फोरम है ये ईस्टर्न साइड की जगह पर नहीं है, वेस्टर्न साइड की जगह पर है। मतलब अगर इंडिया यहाँ पर लोकेट करता है, आप वेस्ट में देखेंगे तो आपको ये सारी कंट्रीज दिखेंगी जिसमें आपकी UAE हो गई, इजराइल हो गई और फाइनली US, ये सभी शामिल है। सो इट इज नॉट द कन्वेंशनल क्वाड जिसके अंदर आपको जापान और ऑस्ट्रेलिया मिलता है। इट इज द न्यू क्वाड्रिलेटरल इकोनॉमिक फोरम जिसके अंदर US और इंडिया तो है ही, लेकिन 2 नई कंट्रीज इजराइल और UAE की बात यहाँ पर करी जा रही है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी विल बी द करेक्ट आंसर। इन्होंने अभी बैक टू बैक कुछ मीटिंग्स करी थी जहां पर इस तरीके के फोरम को बनाने की बात करी गई है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 7, जो कि लेंसेट रिपोर्ट के बारे में है। लेंसेट रिपोर्ट के बारे में पूछा गया है कि बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। अब लेंसेट रिपोर्ट के अंदर कहा गया है कि एक्सट्रीम इवेंट जो होते हैं, हीट इवेंट जो होते हैं, वो प्रोडक्टिविटी जो है एम्प्लॉइज की उसको कम कर देते हैं। और इंडिया के अंदर ऐसे ही वल्नरेबिलिटी जो है वो 1990 के कंपैरिजन में 15% बढ़ गई है। सोचिए 10 सेकंड का टाइम आपके पास है। कुछ दिन पहले भी ऐसी एक न्यूज आई थी जिसमें बताया था कि जो हीट डेज है, नंबर ऑफ हीट डेज जिसमें गर्मी काफी ज्यादा होती है, वो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। और जिसकी वजह से सबसे बड़ा नुकसान किसको हो रहा है? वर्क फोर्स को, क्योंकि गर्मी के अंदर और एक्सट्रीम हीट के अंदर काम करने में परेशानी होती है और यहाँ पर प्रोडक्टिविटी जो है वो भी कम होती है। और अगर आप उस प्रोडक्टिविटी को मैन आवर्स के अंदर या मैन डेज के अंदर कन्वर्ट करके उसको एक वैल्यू में कन्वर्ट करें तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान जो है वो हर साल हमें देखने को मिलता है। सो एक्सट्रीम इवेंट्स की बात करें, हीट इवेंट्स की बात करें, सो यस दे आर डैमेजिंग द प्रोडक्टिविटी, दैट इज सर्टनली ट्रू
फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी ठीक हो जाती है, बट एट द सेम टाइम इफ यू कंपेयर द नंबर ऑफ हीट डेज टुडे और एटलीस्ट इन 2021 और 2020 एज कंपेयर टू 1919, तो यहाँ पर 15% जो है नंबर आपको ज्यादा होता दिखाई देगा एटलीस्ट इन इंडिया। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी विल बी द करेक्ट आंसर है। चलते हैं यहाँ पर हीट डेज से आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 8 सॉलिडेरिटी ट्रायल्स को लेकर है कोविड-19 वैक्सीन के लिए। ये किसके द्वारा प्रपोज किए गए? चार ऑप्शंस आपके सामने हैं। क्या इंडिया ने प्रपोज किया है, यूएस ने, चाइना ने, या फिर नन ऑफ द अबव? सॉलिडेरिटी ट्रायल्स को कराने के पीछे काफी बड़ा रीजन है जो कि हम नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर जानेंगे। लेकिन हाँ, यहाँ पर ना ही इंडिया ने, ना ही यूएस ने, ना ही चाइना ने, रादर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसके लिए बात कर रहा है, WHO इसके लिए बात कर रहा है कि सॉलिडेरिटी ट्रायल्स जो है वो होने चाहिए। अब इससे फायदा क्या होगा वो देख लेते हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से इट्स अ वेरी फाइन कॉन्सेप्ट। यूजुअली अगर आपको याद हो, स्पुतनिक वैक्सीन जब आई थी, आई आस्क वन ऑफ माई फ्रेंड कि वाई आर यू गोइंग फॉर दिस इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर सम अदर वैक्सीन, तो उसने यही चीज कही और काफी सारे लोगों का यही कहना था कि जो आपकी फॉरेन वैक्सीन हैं वी आर नॉट सो श्योर कि वो इंडियंस के ऊपर किस तरीके से काम करेगी, क्योंकि उसके ट्रायल्स जो है वो तो विदेशी जो जो दूसरे देश है वहां पर रहने वाले लोगों में हुए हैं, फॉरेनर्स के ऊपर हुए हैं। सो वी आर नॉट सो श्योर कि उसके जो इम्पैक्ट्स होंगे और जो उसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, उसकी जो एफिकेसी होगी वो भारतीय के ऊपर कैसी होगी। ठीक है, चलिए यहाँ तो आंसर डी हो जाएगा। अभी इसके बारे में कुछ और चीजें समझते हैं। सॉलिडेरिटी ट्रायल्स को लेकर पूछा गया है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सॉलिडेरिटी ट्रायल्स। कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है? पहली स्टेटमेंट कहती है वैक्सीन इज इन द अर्ली स्टेज विल बी यूटिलाइज फॉर दिस। तो जो वैक्सीन अभी अर्ली स्टेज के अंदर है उसका इस्तेमाल इसमें किया जाएगा, एंड ये क्लिनिकल ट्रायल्स के अंदर डायवर्सिटी को लेकर आएगी। अब सोचिए यहाँ पर सॉलिडेरिटी से आपको क्या समझ में आता है। कुछ हिंट तो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन के आंसर में ही दे दिया था। लेट्स सी कितने लोग आंसर कर पाते हैं। चलिए, जो वैक्सीन अर्ली और मिडिल स्टेजेस के अंदर है, ठीक है, ट्रायल्स की, उनको यहां पर इस सॉलिडेरिटी ट्रायल के अंदर लाया जाएगा। ठीक है, और यहां पर अलग अलग एथनिसिटी के, अलग अलग कल्चर के, अलग अलग कंट्रीज के लोगों को पार्टिसिपेट करने दिया जाएगा ताकि एक ग्लोबल वैक्सीन बनाई जा सके जो अक्रॉस द ज्योग्राफीज काम कर सके। होता क्या है, एक कंट्री एक वैक्सीन बनाती है, उनकी कंट्री के लोगों के ऊपर तो वो बहुत अच्छे से काम करती है, फिर बाकी कंट्रीज उसको इंपोर्ट करना शुरू करती है, और जब वो दूसरी कंट्री के अंदर जाती है वहां पर उसके रिजल्ट नहीं निकल कर आते सही तरीके से, मींस उसकी एफिकेसी कम हो जाती है, मींस द एफिकेसी गोज डाउन। तो कहीं ना कहीं उस वैक्सीन का भी जो नाम है वो खराब होता है, उसकी रेपुटेशन भी खराब होती है। तो यहां पर इसी वजह से ट्रायल किए जा रहे हैं कि एक ऐसी वैक्सीन बनाए जो कि कहीं ना कहीं ज्योग्राफी या एथनिसिटी से कन्फाइन ना करती हो। अगर एक देश के लोगों के ऊपर उसके रिजल्ट अच्छे आए हैं तो दूसरे देश में जब उसको एक्सपोर्ट किया जाता है वहां पर भी उसके रिजल्ट बेहतर निकल कर आने चाहिए। तो यस, यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट हमारी जो है ठीक हो जाती है। इससे डाइवर्सिटी जो है, जो आपका बेसिकली नंबर ऑफ लोग पार्टिसिपेट करते हैं आपके ट्रायल्स के अंदर, वो भी यहाँ पर अलग अलग जगह से आएंगे और यहाँ पर बेटर रिजल्ट्स आपको मिल पाएंगे। करेक्ट आंसर इज सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 10, जो कि बात कर रहा है दो स्टेटमेंट को देखे कि बताइए कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। फिशरी सब्सिडी जो है ये ग्लोबल फिश मार्केट के अंदर डिस्टोर्शन क्रिएट करती है, और यहाँ पे डेवलपिंग कंट्रीज जो है उनका ये मानना है और उनका ये कहना है, और प्रॉब्लली इसी वजह से वो शायद मना भी कर रहे हैं। चाइनीज आर ओवर फिशिंग वाइल यूरोपियन कंट्रीज आर नॉट डूइंग सो। तो 10 सेकंड आपके पास है, सोचिए। फिशिंग को लेकर एक आर्टिकल था न्यूज़पेपर के अंदर। देखिए, सब्सिडीज डिस्टोर्शन तो क्रिएट करती है, ये तो हमें पता है, ठीक है। हमारे पास एम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स, ग्रीन बॉक्स जैसे ये बॉक्सेस क्रिएट किए हुए हैं हमने, और यहां से पता चलता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर कितना डिस्टोर्शन हो रहा है। सो देयर इज नो डाउट अबाउट इट कि यस, दीज एरियाज और एटलीस्ट सब्सिडीज जो है वो क्रिएट करती हैं लॉट ऑफ डिस्टोर्शन। बट ये प्रपोज किया गया है किसके द्वारा? डेवलप कंट्रीज के द्वारा, ना कि डेवलपिंग कंट्रीज के द्वारा, बिकॉज डेवलप कंट्रीज जो है वो चाह रही हैं कि डेवलपिंग कंट्रीज इस तरीके की सब्सिडी को देना बंद करें। सो यहां तक तो स्टेटमेंट ठीक थी, फिशरी सब्सिडीज जो है वो डिस्टोर्शन क्रिएट करती है, लेकिन इट इज अ प्रपोजिशन ऑफ डेवलप कंट्रीज, ना कि डेवलपिंग कंट्रीज, बिकॉज एनीवेज डेवलपिंग कंट्रीज वांट टू कीप ऑन गिविंग द सब्सिडीज जो कि डेवलप कंट्रीज नहीं चाहती है। ठीक है, अगर बात करी जाए कि चाइनीज ओवरफिश कर रहे हैं, चाइनीज को तो जाना ही जाता है इस चीज के लिए कि पूरा साउथ चाइना सी क्या, उसके अलावा भी आसपास का जो रीजन है, इवन दूर दराज के एरिया में भी, इक्वाडोर तक ये लोग चले जाते हैं ओवरफिशिंग करने के लिए। लेकिन बात करी जाए अगर यूरोपियंस की, वो भी दे आर नॉट फार बिहाइंड, दे आर ऑल्सो इंडल्ज्ड इन ओवरफिशिंग, वो भी ओवरफिशिंग कर रहे हैं। तो दोनों स्टेटमेंट आपकी यहाँ पर गलत हो जाती है। करेक्ट आंसर विल बी डी। करंट अफेयर्स की सीरीज के अंदर 22 अक्टूबर पे पहुंच चुके। आज के जो एरियाज है उसके अंदर हम डिस्कशन करेंगे चाइनीज हाइपरसोनिक व्हीकल के बारे में, अमेरिकन प्रेसिडेंट को लेकर, पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, कुतुम्बशरी के बारे में जानेंगे, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस, G20 समिट, गैस एमिशन के बारे में, एनवायरमेंट कौन शक्ति के बारे में जानते हुए प्राइम मिनिस्टर गति शक्ति के बारे में भी एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन के ऊपर, विच इज टॉकिंग अबाउट प्राइम मिनिस्टर गति शक्ति योजना।
प्राइम मिनिस्टर गति शक्ति योजना को लेकर पूछा जा रहा है कि ये किसके द्वारा अप्रूव करी गई। अभी रिसेंटली न्यूज में थी। मैं यहाँ पे 10 सेकंड का जो टाइम पीरियड है आपका शुरू कर देता हूँ। आप सोचिए, प्राइम मिनिस्टर गति शक्ति योजना के बारे में हमने डिस्कशन किया था पिछले कुछ वीडियोस के अंदर, कितना एलोकेशन है इसके अंदर। बेसिकली यहाँ पर कनेक्टिविटी की बात करी जा रही थी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने की बात करी जा रही थी। अभी कुछ दिन पहले ही हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इसे लॉन्च किया है एंड इट इज अप्रूव्ड रिसेंटली। अब ये न्यूज में थी, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स के द्वारा इसे अप्रूव किया गया। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो कई बार इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं जिसमें आपको बताना होता है कि ये चीज लोकसभा कर रही है, राज्यसभा कर रही है, आखिर फाइनल अथॉरिटी है कौन सी। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 2, जो कि चाइनीज हाइपरसोनिक व्हीकल को लेकर पूछ रहा है। चाइनीज हाइपरसोनिक व्हीकल को लेकर बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है। दे कैन ट्रैवल एट अ स्पीड विच इज मोर देन 5 मैक, 5 मैक से ज्यादा की स्पीड पे वो ट्रैवल कर सकते हैं और ये अपर एटमॉस्फेयर के अंदर ट्रैवल करते हैं। 10 सेकंड का टाइम मैं शुरू कर देता हूं आपका, सोचिए इसके बारे में, क्योंकि रिसेंटली जो बाइडन है यूएस के प्रेसिडेंट, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी कि चाइनीज इस तरीके के जो एक्सपेरिमेंटेशन कर रहा है दैट इज अ कॉज ऑफ कंसर्न फॉर यूनाइटेड स्टेट्स। वो अमेरिका के लिए एक चिंता का विषय बन जाता है। दैट्स व्हाई इट वाज इन न्यूज, बिकॉज अगर अमेरिकन प्रेसिडेंट किसी चीज को लेकर चिंतित है तो वहां पर पूरी दुनिया की चिंता करने की बात जो है वो बन जाती है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। यहाँ पर बात किस चीज को लेकर करी जा रही है? सो यहाँ पे जो रीसेंट एक्सपेरिमेंट किया गया है चाइनीज के द्वारा, उसमें क्या पढ़ा था हमने? यस, दे कैन ट्रैवल। जो यहाँ पे हाइपरसोनिक व्हीकल की बात करी जा रही है, यहाँ पर स्पीड जो है 5 मैक से ज्यादा हो सकते हैं। मीन्स दे आर वेरी वेरी पावरफुल एंड वेरी वेरी फास्ट। 5 मैक से ज्यादा, मैक का क्या मतलब होता है? लास्ट टाइम मैंने आपसे पूछा था, मीन्स स्पीड ऑफ द साउंड जो आपके उसके बराबर की स्पीड। 5 मैक मतलब 5 गुना उससे ज्यादा स्पीड। ठीक है, सो पहली जो स्टेटमेंट है वो आपकी यहाँ पर करेक्ट हो जाती है। कैन दे ट्रैवल इन द अपर एटमोस्फेयर? तो यस, लार्जली अपर एटमोस्फेयर में ही रहते हैं। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट ठीक होने की वजह से करेक्ट आंसर विल बी सी। चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप आप आंसर कर पा रहे होंगे। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन के ऊपर, जो कि बात कर रहा है अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के बारे में। अभी उन्होंने सोचा है, बेसिकली रादर लॉन्च कर ही दिया है एक अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को। 10 सेकंड का टाइम आपके पास है, आपको उसका नाम बताना है। स्ट्रेट अवे क्वेश्चन कई बार इस तरीके के पूछ लिए जाते हैं। आपको याद होगा 2-3 साल पहले एक मूवी का नाम पूछा गया था और वो मूवी एक स्पेशल कैरेक्टर के ऊपर बनी थी एंड दैट कैरेक्टर एक्चुअली बिलोंग टू अ मैथमेटिशियन हु वाज फ्रॉम द साउथ इंडिया। नाउ इस तरीके से स्ट्रेट अवे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, बिकॉज आप जानते हैं अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है उनको ऑलरेडी बैन किया जा चुका है ट्विटर के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर एंड इवन ऑन अदर प्लेटफॉर्म्स। आई थिंक स्नैपचैट के ऊपर भी बैन किया गया। तो उन्होंने कहा कि मैं अपना ही एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो उसे लॉन्च करूंगा और वहां पर जो सच्ची न्यूज होती है, ट्रुथ सोशल, उसको वहां पर लोगों को बताने की कोशिश करी जाएगी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ए विल बी द करेक्ट आंसर, बिकॉज ही इज बीइंग बैन्ड फ्रॉम वेरियस प्लेटफॉर्म्स। और उनका ये भी कहना है कि देखिए काफी सारे तालिबानीज जो हैं उनके अकाउंट जो हैं यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल हैं, फेसबुक के ऊपर अवेलेबल हैं, ट्विटर के ऊपर अवेलेबल हैं, बट दे आर नॉट बैंड। बट आपके जो प्रेसिडेंट है, अर्स्टवाइल प्रेसिडेंट रादर, उनको यहाँ पर बैन किया गया है। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? ए। और मैं आपसे भी जानना चाहूंगा, डू यू थिंक कि अगर ट्रम्प को बैन किया जाता है, चाहे वो फेसबुक हो या ट्विटर हो, तो क्या ये जस्टिफाइड है या नहीं? आप मुझे येस और नो में आंसर कर सकते हैं, बिकॉज सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस माइट बी देयर। अगर बात होते होते यूएस तक पहुंचती है इंटरव्यू के अंदर, तो वहां पर डोनाल्ड ट्रंप को लेकर भी बात हो सकती है और फिर ये चीज भी बात हो सकती है और आपका ओपिनियन जो है फिर इंटरव्यूअर्स जो है वो जानने की कोशिश कर सकते हैं। तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में येस और नो में तो बताइएगा, और चाहे तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है कि आपने येस कहा या नो कहा तो वो क्यों कहा, वो भी नीचे बता सकते हैं कॉमेंट सेक्शन के अंदर। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 4. Question number 4 is asking, consider the following exemptions which are given under Personal Data Protection Bill. Personal Data Protection Bill जो है बेसिकली लास्ट सेशन में इसे लेकर आया गया था। इवन 2019 से कोशिश करी जा रही है इसको पास कराने की। लास्ट सेशन में भी लाया गया लेकिन पास नहीं हो पाया। कोशिश करी जाएगी कि इस विंटर सेशन में, अभी आप जानते हैं नवंबर में आपका विंटर सेशन जो है वो शुरू होगा। 1 महीना लंबा सेशन चलने वाला है। ये सबसे छोटा सेशन तीनों सेशन में यही होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। आपका बजट सेशन होता है, काफी बड़ा होता है। उसके बाद आपका मॉनसून सेशन होता है, मॉडरेट होता है, और फिर फाइनली विंटर सेशन होता है जो सबसे छोटा होता है। उसके अंदर पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल के बारे में बात करी है। तो यहाँ पर अगर एग्जाम्शन की बात करें, किस किस एरिया के अंदर एग्जाम्शन जो है वो दी गई है। क्या फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट्स एक पैरामीटर बनाया है, एक ऐसा फैक्टर बनाया है जिसके बेसिस पे एग्जाम्शन दी जा सकती है। व्हाट अबाउट सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, सोवरेनिटी, सोचिए इसके बारे में। 10 सेकंड का टाइम आपके पास है। बिल जो है अपकमिंग नवंबर विंटर सेशन में इसे डाला जाएगा और यहाँ पर
एक काफ़ी पुराने टाइम से पेंडिंग डिमांड चल रही थी इस तरीके के एक बिल को एक्ट बनाने की, वो यहाँ पर पूरी होती हुई हमें काफ़ी जल्दी दिखाई देने वाली। लेकिन हाँ, इसके अंदर एग्जम्पशंस हैं और फ्रेंडली रिलेशन को लेकर भी एग्जम्पशन दिया गया है। स्टेट की सिक्योरिटी सोवरेनिटी को लेकर भी यहाँ पर जो पर्सनल डेटा है उसको यहाँ पर लिया जा सकता है। मीन्स दीज आर द क्राइटेरिया जिसके बेसिस पे एग्जम्पशन दी गई है। मतलब आपका डेटा वैसे तो प्रोटेक्ट रहेगा, लेकिन कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां पर एजेंसीज चाहें तो आपके डेटा को कलेक्ट कर भी सकती है। ठीक है, चलिए, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? सी विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि तीनों ही यहाँ पर एग्जम्पशन के तौर पे लिया गया। चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 5, जो कि कुटुंबश्री मिशन के बारे में पूछ रहा है। कुटुंबश्री मिशन के बारे में पूछा है कि बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। पहली स्टेटमेंट है इट इज एसोसिएटेड विद एम्पावरमेंट ऑफ ऑल वुमेन। ये किससे एसोसिएट करता है? वुमेन की एम्पावरमेंट से। एंड अंडर दिस मिशन वुमेन आर एजुकेटेड सो दैट दे कुड अर्न देयर लाइवलीहुड। तो यहां पर ध्यान रखिए, क्या ये वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर है, क्या ये वुमेन के लाइवलीहुड को लेकर है? सोचिए इसके बारे में, फिर करते हैं डिस्कशन। चलिए, ठीक है, कुटुंबश्री मिशन जो है, सबसे पहले तो पहली स्टेटमेंट को देखिए मैंने आपको पहले ही बताया कि ऑल, ओनली, ये जो एक्सट्रीम वर्ड्स होते हैं वहां पर 80-20 का रूल आपका अप्लाई होता है। मींस चांसेस आर वेरी लाइकली 80% चांसेस आर देयर कि वो स्टेटमेंट गलत होगी, और वो चीज यहां पर भी अप्लाई होती है क्योंकि यहाँ पे ऑल वुमेन की बात करिए, बट इट फोकसेस अपॉन द वुमेन जो कि 18 to 40 ईयर्स की कैटेगरी में है। ठीक है, सो दिस इज अवेलेबल फॉर द वुमेन इन द एज ग्रुप ऑफ 18 to 40 ईयर्स। एंड अंडर दिस मिशन वुमेन जो है उनको एजुकेट किया जाता है ताकि वो अपनी लाइवलीहुड को अर्न कर पाए। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए, कुटुंबश्री के बारे में ध्यान रखिएगा। चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए, जो मिशन यूपीएससी 2022 है आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, और यहां पर आपको वेरियस एस्पेक्ट्स जो है बेसिकली ए टू जी आपकी तैयारी जो है वो अपकमिंग एग्जाम के लिए हो जाती है, और दिस इज द हाई टाइम दैट यू कैन यूज द कूपन कोड फेस्टिवल। चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 6। टू विच सिटी आवर प्राइम मिनिस्टर विल ट्रेवल टू अटेंड क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस COP26 बिफोर द फेस्टिवल ऑफ दिवाली। तो यहां पर प्राइम मिनिस्टर जो है दिवाली से पहले क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस COP26 को ज्वाइन करने के लिए कौन सी सिटी में जाने वाले हैं? क्या वो पेरिस जाएंगे, ग्लासगो, वाशिंगटन DC, या फिर कोई और ही सिटी है जिसका नाम यहां पर मेंशन नहीं किया गया? आप जानते हैं मिस्टर मोदी जो है वो यहां पर COP26 में भी जाएंगे, और एक और चीज को लेकर एफर्ट्स किए जा रहे हैं, दैट इज OSOWOG। ठीक है, यहां पर बेसिकली बात करी जा रही है जो वन सोलर वन वर्ल्ड वन ग्रिड है उसको लेकर। तो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो यूके के जो प्राइम मिनिस्टर है उनके साथ भी यहां पर मिलकर एक जॉइंट वन सोलर वन वर्ल्ड वन ग्रिड को लॉन्च करने वाले हैं, और ये भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि यहाँ पे जो कॉन्फ्रेंस होने वाली है उसमें 120 कंट्रीज के जो रिप्रेजेंटेटिव है वो यहाँ पर आएंगे। सो बेसिकली ही इज गोइंग टू ग्लासगो वो आने वाले हैं। बी यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए, यहां से आगे बढ़ते हुए चलते हैं COP26 से नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द G20 समिट इज गोइंग टू बी ऑर्गेनाइज नेक्स्ट वीक। क्योंकि देखिए यहां पर G20 के बारे में बताना है, और दोनों क्वेश्चन को मैं एक बार कनेक्ट करके आपको बताऊंगा, बट पहले आप ग्लासगो, रोम, न्यू दिल्ली, सियोल इसको आंसर करिए, फिर इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। G20 समिट जो है अभी रिसेंटली होने वाली है, बेसिकली पूछा जा रहा है कि ये कहाँ पर होने वाली है। देखिए, प्रधानमंत्री जो है वो पहले जाएंगे G20 में शिरकत करेंगे, ठीक है, और इसके लिए वो जाएंगे रोम, और उसके बाद वहां पे COP26 के लिए रवाना होंगे, उसके लिए वो जाएंगे ग्लासगो, ठीक है, उसके बाद प्रोबेबली इंडिया में वापस आएंगे। ठीक है, तो ये दो इंपॉर्टेंट एरियाज है। G20 भी अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट फोरम हो जाता है, और ग्लासगो के अंदर जो COP26 है जहाँ पे OSOWOG की बात होनी है वो भी एक काफी इंपॉर्टेंट एरिया हो जाता है प्रधानमंत्री के लिए। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी हियर विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि पूछ रहा है कि 3 स्टेटमेंट देकर पूछा है कि बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। ठीक है, पहली कहती है इंडिया इज द 3rd लार्जेस्ट कार्बन ग्रीन हाउस गैस एमिटर, हो सकता है। सेकेंड, इंडिया हैज द लोएस्ट पर कैपिटा एमिशन हमारे यहाँ पे लोएस्ट है, ये भी हो सकता है। इंडिया कमिटेड इन 2015 फॉर इंक्रीजिंग इट्स शेयर ऑफ नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज टू 40%। चलिए, सो यहाँ पे एक बार टाइम पीरियड में आपका शुरू कर देता हूँ, आप सोचिए इसके बारे में क्या आंसर होगा, फिर करते हैं डिस्कशन इसको लेकर। 10 सेकंड का टाइम आपके पास है। वैसे यहां पर अगर बात करी जाए, देखिए इंडिया क्या 3rd लार्जेस्ट एमिटर है, ये चीज पता है हमें कि
इंडिया तीसरे नंबर पे आता है, ठीक है। यूएस चाइना के बाद हमारा नंबर है। वैसे यूरोपियन यूनियन को पूरा गिन ले तो वहाँ पे रैंकिंग थोड़ी सी अलग हो जाती है, बट हाँ, इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट कार्बन एमिटर। तो यहाँ पे पहली स्टेटमेंट जो आपकी है वो करेक्ट हो जाती है। लेकिन अगर आप सेकंड स्टेटमेंट को देखेंगे ना, ये आपको एक्सट्रीम दिखाई देगी। इंडिया इज द लोएस्ट पर कैपिटा। इंडिया हैज वन ऑफ द लोएस्ट, नॉट द लोएस्ट। इसी वजह से सेकंड स्टेटमेंट हो जाती है गलत। और अगर आप सेकंड स्टेटमेंट को गलत कर देते तो सीधा ही आप अपने करेक्ट आंसर पे पहुंच सकते थे, चाहे आपको पहले और तीसरी स्टेटमेंट की नॉलेज हो या ना हो। दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट एमसीक्यूज इवन इन योर एग्जामिनेशन, बिकॉज वहां पर आपको ये टेक्निक लगानी पड़ेगी, क्योंकि एमसीक्यूज के अपने कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होती हैं। एंड वन ऑफ द डिसएडवांटेज जो है ये होती है कि अगर आप एलिमिनेशन मेथड को यूज करते हैं तो क्वेश्चन काफी इजी हो जाता है। और कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस के अंदर तो एक ही स्टेटमेंट के बारे में अगर आपको नॉलेज है तो 4 स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन भी सोल्व हो जाता है, ठीक है। चलिए यहां से आगे बढ़ते हुए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 9। अभी रिसेंटली हुआ क्या है, न्यूज थी अभी कल रात को ही कि जो डीएनएस अलाउंस है वो यहां पर इंक्रीज करे गए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के, ठीक है। उसमें 3% का इजाफा जो है वो बेसिकली किया गया। तो यहां पर पूछा जा रहा है कि अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉइज हैं उनका डीए बढ़ा देते हैं तो उससे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। देखिए बेसिक क्वेश्चन जो है वैसे तो करंट अफेयर्स का है, लेकिन उसे इकोनॉमी के साथ कनेक्ट किया गया, ठीक है, कि हमारी इकोनॉमी पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। क्या यहां पर एक्सचेकर के ऊपर बर्डन पड़ेगा, मे बी दिस विल डिक्रीज द लिक्विडिटी। क्या लिक्विडिटी डिक्रीज होगी, ये भी हो सकता है। सोचिए इसके बारे में, फिर करते हैं डिस्कशन इसको लेकर। 10 सेकंड का टाइम मैंने आपको यहां पर शुरू कर दिया है। देखिए जब भी डीए बढ़ेगा, यहां पर जो सरकारी कर्मचारी हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉइज हैं, उनके पास क्या जाएगा, उनके पास जाएगा त्योहार के टाइम पर एक्स्ट्रा पैसा, ठीक है। व्हेन यू गिव मनी टू पीपल, और यू कैन से व्हेन द गवर्नमेंट इज पेइंग मोर सैलरी इन द फॉर्म ऑफ डीए, मीन्स सरकार के जो बेसिकली पब्लिक एक्सचेकर है, सरकार के पास जो पैसा है उसके ऊपर दबाव पड़ेगा, उसके ऊपर प्रेशर पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि यहां पर अगर पहले सरकार एक्स अमाउंट दे रही थी, अब उनको एक्स प्लस समथिंग एक्स्ट्रा जो कि यहाँ पे इंक्रीज किया गया डीए का पैसा, वो देना पड़ेगा। तो यहाँ पर यस, दिस विल पुट एन एडिशनल बर्डन ऑन द पब्लिक एक्सचेकर। तो फिर पूछा जाएगा कि सरकार ऐसा कर ही क्यों रही है, क्यों एडिशनल यहाँ पर अपने ऊपर बर्डन क्रिएट कर रही है। देखिए कोविड के टाइम से ही कोशिश करी जा रही है यहाँ पर लिक्विडिटी को इंक्रीज करने की मार्केट में, और इससे क्या होगा, बेसिकली यू आर गिविंग मनी टू द पीपल बिकॉज इवेंचुअली दे आर गोइंग टू स्पेंड दैट मनी इन द मार्केट। तो यू आर बेसिकली प्रोवाइडिंग द परचेजिंग पावर टू द पीपल, सो इट विल नॉट डिक्रीज द लिक्विडिटी, रादर इट विल इंक्रीज द लिक्विडिटी, बिकॉज लोगों के हाथ में पैसा आएगा, वो उसे खर्च करेंगे, और जो आपका इकोनॉमिक व्हील है वो यहाँ पर चलता रहेगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए यहाँ से दिस विल बी ए। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन हमारा है, रिसेंटली इंडिया जो है अपने आप को तैयार कर रहा है कोंकण शक्ति एक्सरसाइज के लिए। तो ये जो एक्सरसाइज है इंडिया किसके साथ करता है, दिस इज द मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पर्टिकुलर लेक्चर। यूके के साथ कर रहा है, यूएस, रशिया या फिर फ्रांस, जल्दी से बताएं। यहां पर काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन करेंगे, बेस्ट प्रैक्टिसेस को शेयर किया जाएगा, लेकिन किया किसके साथ जा रहा है, अगर आप बताएं कि इस कंट्री के साथ और कौन कौन सी एक्सरसाइज करी जाती है, वो भी कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर लिखिएगा। देखिए वरुण एक्सरसाइज होगी, वो तो हम फ्रांस के साथ करते हैं, ठीक है। और ये जो कोंकण शक्ति है, इट इज कंडक्टेड विद यूके, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए विल बी द करेक्ट आंसर। युद्ध अभ्यास हम किसके साथ करते हैं, यूएस के साथ करते हैं, ध्यान रखिएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। लेट्स, सेकंड चैनल इज अवेलेबल, इसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में, अलोंग विद टेलीग्राम का, जहां पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, उसे आप ले लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, गुड बाय।